टेक्सटाइल और लेदर, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो रोजगार का सृजन करते हैं। और लेदर में अगर आप देखें, जहां -1.7% था, वो बढ़कर के 5.9% हुआ। इसी तरह टेक्सटाइल यूनिट्स में हम देखते हैं कि क्रेडिट का एक्सपेंशन हुआ है। केमिकल्स में हुआ है 6.4% से बढ़ के 19.1%। तो दीपक जी, सवाल यह है कि जिस महंगाई की हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल करना और क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर को बढ़ाना, जिससे कि हम कैपिटल में इन्वेस्ट करें और वो स्पिल ओवर दे। और ये स्पिल ओवर राज्य सरकारें अपने खाते में ले रही हैं, क्योंकि वो भी उस स्पिल ओवर का हिस्सा बन रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है। महंगाई बाकी देशों को देखते हुए भारत में कम है, भारत में रिसेशन की संभावना नहीं है। और शास्त्री जो अलग अलग जगह कह रहे हैं, अगर आप इसको 4.5% 25-26 तक, जैसा वित्त मंत्री ने कहा, अगर हम डेफिसिट लेकर के आ सकते हैं, तो यह हमारे विश्व में एक मेजर सफलता होगी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था की। ठीक है, मैं आपसे एक और सवाल लूंगा जो पॉपुलर परसेप्शन पर आधारित है। लोग काफी बोलते हैं इसके बारे में, लेकिन अभी अभी एक ब्रेकिंग खबर आ रही है। बजट पर बोले हैं राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, और अभी अभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा खत्म की है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को उन्होंने प्रमुखता से उठाया। इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कहा है कि ये मित्र काल का बजट है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है ये मित्र काल का बजट है और महंगाई से निपटने की कोई योजना नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में 42% युवा बेरोजगार हैं और 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। यह राहुल जी का अभी अभी ट्वीट आया है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। सीधे मैं चलता हूं राज्यवर्धन जी के पास। ये ट्वीट को हम ग्राफिक्स में भी आपको दिखाएंगे। राज्यवर्धन जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं मित्र काल का बजट है, 42% बेरोजगारी है और महंगाई है, इसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया इस बजट में। पिछले 8 साल के अंदर जो परिवर्तन पूरे देश के अंदर आया है, जो विश्वास जनता में आया है, जिस तरह से भारत का जो प्रेजेंटेशन है, भारत का जो स्टेटस है पूरी दुनिया के अंदर, वो पिछले 8 साल में बदला है। किस तरह से हमारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स नीचे तक पहुंच रही हैं, एक एक चीज़ आप उठाकर देखिए, एक एक वर्ग, एक एक सेक्टर, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर कोविड के समय जब दुनिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी हिल गई, सप्लाई चेन टूट गई, उस समय गारंटी स्कीम के तहत एमएसएमईज को मजबूती दी और वो और एक्सटेंड हो रहे हैं। हम आत्मनिर्भर बन गए ऐसे समय पे जब दुनिया की इकोनॉमी लड़खड़ा रही है। हम आत्मनिर्भर बन गए ऐसी चीज़ों में जो भारत में आज तक नहीं बनती थी। जिस समय एक स्वर्णिम पीरियड बोला जाता है कि जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, उस समय यूपीए थी, कांग्रेस थी सत्ता के अंदर। आज हम ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, उसके लिए प्रेफरेंशियल इन्वेस्टमेंट है सरकार का, कि जो गैप है उस गैप को कवर करने के लिए आज भारत सरकार पैसे दे रही है। तो राहुल गांधी जी को थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद में तर्क देना चाहिए। उनकी एक ही फिलॉसफी है कि रुकावट बनो, और रुकावट वो अब प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए नहीं, वो देश के लिए रुकावट बनते जा रहे हैं। उनकी पार्टी भी यही इसी स्ट्रैटेजी पे चल रही है। सो आप बातों पे मत जाइए, आप काम पे जाइए, एक्शन पे जाइए। पिछले 8 साल का एक्शन आपके सामने है, परिवर्तन आपके सामने है। हम आगे 25 साल की प्लान लेके चल रहे हैं कि भारत को किस तरह से अमृतकाल से हम 100 वर्ष की तैयारी कर रहे हैं, और उसी को मजबूत करने के लिए हर व्यक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। एजुकेशन में भी मजबूत करना पड़ेगा, स्किल में भी मजबूत करना पड़ेगा, और हमारे को रिसर्च और इंडस्ट्री सारी मजबूत करनी। डिफेंस इंडस्ट्री देखिए किस तरह से आज डिफेंस बजट में बढ़ोतरी हो गई है। हर तरफ से मेक इन इंडिया और पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है राज्यवर्धन जी, मैं तीनों के पास जा रहा हूं, महिमा जी के पास जा रहा हूं, घनश्याम जी के पास जा रहा हूं, मलूक जी के पास जा रहा हूं। 3 विपक्षी दल के सांसद हैं, आप ही को जवाब देना होगा। तो मैं क्विकली, महिमा जी, उनका कहना है कि राहुल गांधी जी को पढ़ लेना चाहिए, हमारी एक्शन देखिए, आप सिर्फ रिएक्शन देने में मत रहिए। उनके एक्शन पर ही तो हम सवाल कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने तो कोई जवाब नहीं दी, यही जवाब देने। मैंने अभी सवाल पूछा था कि 49 संस्थानों में IITs, NITs और IIITs की मैं बात कर रही हूँ, उसका ये जवाब दे दें। 8-9 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, निदेशक क्यों नहीं है? ये यहाँ एक्शन की बात कर रहे हैं। 800 से ज्यादा योजनाएं पहले से मौजूद थी दीपक जी, जिनका कोई ऑडिट नहीं है, उसके ऑडिट के ऊपर कोई बात नहीं हुई। लेकिन उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि और योजनाओं पे योजना, जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये जुमलेबाजी का बजट है। तो ये जो बात कर रहे हैं कि मैं फिर कहूंगी वायदे और वास्तविकता में मेल नहीं है, उसके लिए ऑडिट कराना पड़ेगा, तब पता चलेगा। ये भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी का कहना है, भारतीय जनता पार्टी के ये कहने पर कि भैया हमारे एक्शन को आप देखिए। राज्यवर्धन जी, मैं आऊंगा आपके पास जवाब देने के लिए। घनश्याम तिवारी जी मेरे साथ है। घनश्याम तिवारी जी, आपने कहा कि भाई ये तो चुनावी बजट है, अगर सरकार चुनावी साल में चुनावी बजट पेश करती है तो उसमें गलत क्या है?
नमस्कार दीपक जी, आपको, को पैनलिस्ट को और दर्शकों को। एक शेर जो संसद में गूंजा था, तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इस सरकार के पास तीन चीजें हैं। एक है टेलीस्कोप, जब इसको अपने वादों को याद दिलाया जाता है कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हर घर में बिजली पहुंच जाएगी, तो वो टेलीस्कोप से 2047 की बात करती है। दूसरा है माइक्रोस्कोप, जहां पर अगर आप सरकार से बोलिएगा आपने आम जन को क्या फायदा दिया, मजदूरों को क्या फायदा दिया जो कोविड के दौरान हताहत हुए। इकोनॉमिक सर्वे की बात है, इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि देश जो है कोविड के दौर से बाहर आ चुका है। कोविड में सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र हताहत हुआ, वो छोटे व्यापारी हुए, उनको सरकार ने कोई राहत दी, बजट में कोई उसका जिक्र नहीं है, कोई राहत देना चाहती है, जिक्र नहीं है। तो अगर आप सरकार, आपके किसी भी ऐसे दर्शक को जो आम आदमी है, जो महंगाई की मार झेल रहा है, जिसका युवा युवती, जिसके घर में बेरोजगार बैठा हुआ है, जिसके माँ बाप को जो पेंशन मिलती थी वो नहीं मिल रही है, और जो उनके सेविंग्स में जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वो कम मिला है, उस परिवार को इस सरकार ने कुछ दिया हो तो इस बजट में आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। और जब आप ये दोनों में विफल हो जाते हैं तो सरकार के पास एक बायोस्कोप है, वो आपको एक रंगीन तस्वीर दिखाता है कि हम दुनिया में ये हो रहा है, दुनिया में वो हो रहा है। तो जब भी कोई आपको बताना चाहता है कि देखो तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, अक्सर ये पॉकेटमारी की कला हम फिल्मों में देखते आए हैं कि लोग आपको इधर उधर की बात करके आपकी जेब से पैसे निकाल लेते हैं। इस सरकार को ये बताना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे में जो बात हो रही है, अभी कह रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश होने वाले हैं, दुनिया हमें देख रही है। आप ये बताइए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कौन से दुनिया के टॉप 10 देश हैं जो हमसे आगे हैं? आप ये बताइए कि मनरेगा में किस कारण से आपने इसका बजट रिड्यूस किया? आपने 10 लाख करोड़ की बात की। सोचिए, मैं आपके हर एक दर्शक से कहना चाहता हूं, ठीक है, इस सरकार ने 45 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है। आप कल का अखबार देखिए, आज की चर्चाएं देखिए, इस 45 लाख करोड़ रुपए से आपको 1 रुपए का भी फायदा हो रहा हो। ठीक है, मैं चलता हूं, इसका जवाब हम लेंगे। रोजगार की आपने जो खर्चा बताया सरकार का 45 लाख करोड़ का बजट, क्या इससे आम आदमी की पॉकेट में भी कुछ जाएगा? मल्लुक नागर जी के पास चलते हैं, फिर मैं राजवर्धन जी से तीनों सवाल का जवाब लूंगा, फिर मैं डॉक्टर चतुर्वेदी के पास जाऊंगा। मल्लुक जी, मुझे बताइए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको नहीं लगता कि अगले 25 साल का विजन पेश करना एक ऐसे वक्त जब हम अगले साल चुनाव में जा रहे हैं, ये इकोनॉमी के लिए काफी बोल्ड स्टेप है? देखिए, आप जिस तरह प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप तो काफ़ी आशावादी हैं और आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा बजट आया है और सरकार की स्कीम बहुत उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। पर जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है और हम जैसा सोचते हैं कि जो सही बात है देश हित और जनहित में वो माननी चाहिए, और जो बगैर मतलब के बहस करें और बगैर मतलब के कमी निकालें, सब लोग देख रहे हैं, उल्टा हमारी कमजोरी होगी, विपक्ष कमजोर होगा। इसलिए सही बात को सीधा मानना चाहिए। इस बजट में कुछ बहुत अच्छी बातें हैं और कुछ कमियां भी हैं। अच्छी बात में ये है कि 5 लाख से जो 7 लाख इन्होंने स्लैब बढ़ाया है वो बहुत अच्छी बात है। और जो गांवों की तरफ, खास करके हिंदुस्तान और दूसरे देशों के बॉर्डर की तरफ जो पर्यटन विभाग को बढ़ाने की बात करी है वो भी अच्छी बात है। लेकिन जो पर्यटन विभाग के द्वारा देश के बॉर्डर की बात करें तो वो सीधा एकदम दिमाग में आता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर और 370 के हटने के बाद वहाँ के जो गुजर बकरवाल हैं या मुसलमान गुजर हैं उनकी तरफ जो पर्यटन को बढ़ाने की बात करी है वो अच्छी बात है। लेकिन पार्लियामेंट में मैं कई बार मांग कर चुका हूं कि वहां बाउंड्री के पास SEZ डिक्लेयर करें, जिससे कि बगैर तनख्वाह लिए हुए वो लोग ये महसूस करें कि हम देश के लिए लड़ाइयां लड़ते हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं और हमको सरकार हमारी तरफ देख रही है। तो वहां अगर SEZ बनाने की बात रखते तो और बेहतर हो सकता था। जहां तक सब दीपक जी खत्म कर रहा हूं, जहां तक किसान की बात है, जब से देश आजाद हुआ 65 साल के करीब कांग्रेस रगड़ा लगाती रही, उतना दिया नहीं कुछ।